हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर आपको हम सॉल्व करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के आए हुए क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। उसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46, और इससे पहले आप सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 45 तक। तो आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा है कार्पोगोनिया फिलामेंट ऑफ पॉलीसाइफोनिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ सेल्स। तो ये आपकी एक एल्गी है, ठीक है। तो पॉलीसाइफोनिया में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में जो क्या बनता है, आपका कार्पोगोनिया बनता है। तो कार्पोगोनिया का जो फिलामेंट बनता है ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा देख लेंगे। ये पॉलीसाइफोनिया में ऐसे कुछ सेल्स यहाँ पे एराइज हो जाती हैं बहुत सारी ऐसे, जो कि एक रिप्रोडक्टिव बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ऐसे ये पूरा बन जाता है इसमें, ठीक है। ये पूरा ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से ये वाला पूरा स्ट्रक्चर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है, रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। तो रिप्रोडक्टिव बॉडी में पूछा गया कि नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं 4 से 5 होते हैं, यानी कि 3 से 5 होते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 से 5 का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से 5। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि 4 से 5 सेल्स पाए जाते हैं किसमें, कार्पोगोनिया जो फिलामेंट बनता है किसमें, पॉलीसाइफोनिया में। तो ये क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव कह सकते हो बर्डिंग होती है, जो यहाँ से नया प्लांट बनेगा। तो ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विथ साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी जो आपका एक एल्गा का जो एक फाइलम है, साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होंगे, इस साइनोफाइसी के मेंबर्स में बताया गया है इसमें कौन सा कह सकते हो सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे। निम्न में से क्या साइनोफाइसिस से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देख लेंगे, अब्सेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, ये बात एकदम सही है। साइनोफाइसिस के जो मेंबर्स हैं इनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, यानी कि ये सही बात है। इसमें नहीं पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। सिंपल प्रोटोप्लास्ट विथ प्लास्टिड, जो यहाँ पे सिंपल प्रोटोप्लास्ट विथ प्लास्टिड के साथ में नहीं होता है, सिंपल प्रोटोप्लास्ट प्लास्टिड के साथ में नहीं होता है, ये बात तो गलत है, ठीक है। द लो स्टेट ऑफ थाइलस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सट्रीमली सिंपल सेल ऑर्गन स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है इसकी, ठीक है। तो ये भी बात इसकी सही हो जाएगी, मतलब तीसरा भी सही है, ठीक है। और चौथे की बात करेंगे यहाँ पे, अब्सेंस आर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियाई, ये भी बात इसकी सही है, ये सब नहीं होता उसमें। तो इसमें मतलब पूछा गया निम्न में से क्या साइनोफाइसिस से संबंधित नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पहला सही है, दूसरा नहीं सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो जो इसका नहीं पूछा गया, तो नहीं वाला आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। यानी कि सिंपल प्रोटोप्लाज्म विथ प्लास्टिड, ये नहीं होता है, ठीक है। प्लास्टिड के साथ में नहीं होता, तो इसमें ये गलत दे रखा है। तो यही इसका गलत पूछ रहा है, इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व्ड इन, आपको बताना है फाइटोक्रोम किस में इन्वॉल्व होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को हम देख लेंगे पहले यहाँ पे। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म जो होता है प्लांट का मूवमेंट होता है किसके डायरेक्शन में, लाइट के डायरेक्शन में, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। मान लेते हैं कोई जो, जैसे आप लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा, तो उसका जो फ्लावर का डायरेक्शन किस तरफ होता है, तो वो होता है किसकी तरफ, सन की लाइट की तरफ। तो वो क्या शो करता है, फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है। जैसे कि
सन की लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर पौधों में डेवलपमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। और फोटोप्रियाडिज्म की बात करें अगर तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, मतलब उन पौधों में क्या होता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड तक उनको लाइट चाहिए, और मतलब उनका एक निश्चित टाइम पीरियड होगा, तब तक उनको लाइट प्रोवाइड होगी, तभी वो अपना आगे का वर्क कर पाएंगे। आगे का वर्क करने का मतलब फ्लावरिंग्स वो कर पाएंगे, और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो होता है। तो यहाँ तो बताया गया फाइटोक्रोम इन्वॉल्व इन, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फाइटोक्रोम किस में इन्वॉल्व होता है, फोटोप्रियाडिज्म में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोटोप्रियाडिज्म हो जाएगी, यानी कि आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। तो ये इसका सही आंसर हो गया क्या, फोटोप्रियाडिज्म हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दे रखा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये दे रखा है क्या, द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स विथ द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर एन इंडिविजुअल स्पीसीज एंड इट इन्वायरमेंट। बताया गया है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा जो अलग अलग जीव या अलग अलग जाति का और उनके वातावरण के बीच का जैव संबंध पर विचार करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसे हम अगर सिंगल की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहें ऑटो इकोलॉजी क्या होती है, ऑटो इकोलॉजी किसी भी एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर पर्टिकुलर किसी एक एनिमल की स्टडी जो होती है उसे क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑटो इकोलॉजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा जो अलग अलग जीवों को या अलग अलग जाति के, मतलब एक इंडिविजुअल स्पीसीज या फिर इंडिविजुअल एनिमल के बारे में स्टडी जो हमारी होगी उसे क्या कहेंगे, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ऑटो इकोलॉजी के साथ में हम देख लेंगे यहाँ पे सीन इकोलॉजी भी क्या होती है। सीन इकोलॉजी की बात करेंगे तो सीन इकोलॉजी में एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सभी मेंबर्स की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, और आपकी कहलाएगी सीन इकोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर जो आपके एनिमल है उनकी स्टडी क्या कहलाएगी, ऑटो इकोलॉजी कहलाएगी। तो ये हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है, कैंसर्स आर ए पार्ट ऑफ एवरी culture and have been around as long as people. The study of cancers is known as। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कैंसर हर जीवाणु समूह का एक भाग है, और जब से आदमी है तब से वह मौजूद है। ठीक है, कारकट्टा बुर्द के अध्ययन को कहते हैं, मतलब यही कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है। द स्टडी ऑफ इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर के, द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। इसे क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर की जो स्टडी हमारी होती है क्या, ऑन्कोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका, क्या सी हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 51 जो आपकी थोड़ा इसमें थोड़ा समझ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द काज ऑफ बेबी बूम इन द लास्ट सेंचुरी। अब पूछा गया है कि बेबी बूम्स का मेन कारण क्या है, बेबी बूम्स होता क्या, पहले तो ये जान लेंगे। बेबी बूम्स एक क्या होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड में, मान लेते हैं अगर हम कोई निश्चित टाइम पीरियड, ये मान लो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा निश्चित टाइम पीरियड क्या है, निश्चित टाइम पीरियड मान लेते हैं यहाँ 0, मान लो 90, यहाँ पे देखते हैं उसको, मान लेते हैं ये हमारा 19 से स्टार्ट हो और ये कहाँ तक जाए, 21 तक जाए। तो एक निश्चित टाइम पीरियड में जन्म लेने वाले बच्चों को क्या कहते हैं हम, बेबी बूम। मतलब इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं,
बेबी बूम्स पीरियड कहते हैं। बेबी बूम्स मतलब इस टाइम पीरियड में अधिक से अधिक जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहलाएंगे, बेबी बूमर्स कहलाएंगे। वो सारे के सारे बच्चे, और उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, बेबी बूम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द काज ऑफ बेबी बूम। बेबी बूम्स का मेन कारण क्या था इन द लास्ट सेंचुरी, कि मतलब ये कब, मतलब इसका मेन कारण ये क्या था कि इंग्लैंड में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ये हुआ था। मतलब वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद क्यों ऐसा देखने को मिला, ऐसा इसलिए देखने को मिला क्योंकि वहाँ जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तब उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, क्रिटिकल इमरजेंसी की कंडीशन हो गई थी। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया था कि कोई भी मतलब शादी वगैरह नहीं कर पा रहे, तो वो जब वो समाप्त हुआ उसकी समाप्ति के बाद लोगों ने मैरिज अपनी शादी की, और शादी के बाद एक निश्चित टाइम पीरियड में के बाद देखने को मिला कि बहुत सारे, जो यूएसए की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक निश्चित टाइम पीरियड में बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया, उसी को हम क्या कहते हैं, बेबी बूम। ठीक, तो ये कब हुआ था, एंडिंग ऑफ वार। तो ये कब हुआ था, युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसा देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 52। और क्वेश्चन नंबर 52 को अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का कौन सा इसमें से मालिक्यूल नहीं है, GTP ये होता है, mRNA होता है, इनिशिएशन ऑफ फैक्टर 2 ये भी होता है, तो ATP वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा होगा आंसर नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका आंसर नंबर डी हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 53। और क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 53 में जो दे रखा है, क्या दे रखा देखेंगे, एनिमल गेट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली थ्रू। एनिमल जो होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ कि जो एनिमल जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते, तो पहले हम जानेंगे। तो पहले देख लेंगे यहाँ पे एनिमल को जो नाइट्रोजन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो तो प्लांट से मिल जाती है। लेकिन प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, तो देखा होगा जितने भी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, यानी कि मिट्टी से लेते हैं। और मिट्टी से नाइट्रोजन कौन लेता है, पौधे लेते हैं। और पौधों को जो खाते हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, पौधों से या प्लांट से मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 54 जो दे रखा है यहाँ पे देखेंगे क्या दे रखा है, द किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस। ठीक, यानी कि भारतीय मसालों का राजा है, क्या है। तो सभी लोग लगभग दोस्त हमारे जानते ही होंगे कि भारतीय मसालों का जो राजा किसको जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा किसे बताओ, इसको हो जाएगा पाइपर नाइग्राम। पाइपर नाइग्राम का मतलब होता है काली मिर्च। काली मिर्च को हम क्या कहते हैं, भारतीय मसालों का राजा। इसे हम क्या कहते हैं, भारतीय मसालों का राजा कहते हैं। अगर भारतीय मसालों का राजा होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो पाइपर नाइग्राम हमारा है क्या, राजा है। तो इलायची जो हमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे भारतीय मसालों की रानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको दिखाई भी दे रहा है क्या, पाइपर नाइग्राम। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही आंसर पाइपर नाइग्राम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 55 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, स्लेजनेला डिफर्स फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग। तो स्लेजनेला और फ्यूनेरिया में डिफरेंस आपको बताना है। स्लेजनेला और फ्यूनेरिया में कैसे डिफरेंस एक दूसरे से है, तो आपको बताना है कि स्लेजनेला की अगर हम बात करेंगे, स्लेजनेला जो इनका जो वर्ग है क्या टेरिडोफाइटा में आता है। और इस वर्ग में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं कैसे होते हैं, वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ये अगर हम बात करें फ्यूनेरिया हमारा क्या है, ये एक मास है। मास किस में आता है, ये ब्रायोफाइट में आता है। और इसमें जो जाइलम और फ्लोएम
क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं किसके, इसके वैस्कुलर बंडल में। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेल डेवलप वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 56 है यहाँ पे देखेंगे, प्रोटोनेमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनेमा किस में देखने को मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आंसर इसको हम बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाए, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में प्रोटोनेमा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को, और क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 57 दे रखा है यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 ये हमारा है। क्वेश्चन नंबर 57 में फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफिटिक टिश्यू विदाउट स्पोर्स। तो ये आपको बताना है कि जो बीजाणु के बगैर सीधे बीजांडुजन ऊतक से गंतुकधारी का संगठन करने को कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफिटिक टिश्यू विदाउट स्पोर्स, ये बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा क्या होगा, एपोस्पोरी। इसे क्या कहते हैं, अबीजुक जनन, इसे हम कहते हैं एपोस्पोरिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा दे रखा है, फर्न गैमेटोफाइट इज, आपको बताना है फर्न गैमेटोफाइट कैसा है, क्या है। तो मल्टी सेलुलर थैलस होता है, ये आप सभी जानते हैं। और मल्टी सेलुलर थैलस को हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय हृदय आकार वाला पूर्व कायक। तो इसे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर थैलस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 में हम देखेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा दे रखा है यहाँ पे, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स वंस इट इज़ इनिशिएटेड इज़। तो आपको बताना है कि जो है जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यू करने के लिए किसको, डीएनए रेप्लिकेशन को लगातार बनाए रखने के लिए, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोकैरियोटिक्स में। तो ये कौन सा होता है, तो इसमें डीएनए हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, जो लगातार बना रहता है, कंटिन्यू अपनी प्रोसेस कंटिन्यू करता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दे रखा है, इन पायरीमिडीन, ये पायरीमिडीन होना चाहिए यहाँ पे, सिंथेसिस यूकैरियोट्स कैन यूज यूरेसिल टू फीडबैक इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। तो आपको बताना है, तो इसमें जो है पिरिमिडीन संश्लेषण में यूकैरियोट्स यूरेसिल का उपयोग कर निम्न में से कौन से एंजाइम को रोकने का पुनर्निवेशन कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पिरामिडीन होना चाहिए पहले दे रखा है, यहाँ पे गलत प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे पुराने हैं वो वीडियो को वॉच करते रहें, जिससे कि क्वेश्चन आप भूलें नहीं, जितने भी क्वेश्चन देखें। और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते हैं और सॉल्व करवाते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए बायोलॉजी के पीजीटी के क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।